अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पीडीएम तहरीक की। नवाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों को इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करवाने की तजवीज़ दी है। तमाम जमातों ने नवाज शरीफ की तजवीज़ की हिमायत भी की है। पीडीएम इजलास में मजीद क्या कार्रवाई हुई, जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान खान, इजलास में अब तक किन अमूर पर इत्तफाक किया गया है, और ये भी बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से भी इस्तीफा देने के हक में है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का जो सरबराही इजलास है उसमें इस वक्त जो है वो कायदीन अपने ख़िताब कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने पहले तकरीर की जो कि वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक हुए, और उसके बाद बिलावल भुट्टो यहाँ पर मौजूद है और आसिफ अली जरदारी जो है उनकी जानिब से भी इजहार ख्याल किया गया है। और मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है इस वक्त एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए वो ज़ेर गौर आए हैं, जिसमें सबसे अहम मामला जो है वो ये है कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़े जो हैं उसका ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, और साथ ही साथ ये फैसला भी किया जा रहा है कि अगर किसी बड़े रहनुमा की गिरफ्तारी होती है और कारकुनों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया जाता है तो फिर जेल भरो तहरीक और 7 बड़े शहरों को जाम कर देना, पहिया जाम जो है वो भी ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर है, उसके ऊपर भी लायामल तय किया जा रहा है। साथ ही साथ लॉन्ग मार्च चूँकि किया जाना है अपोजिशन जमातों की जानिब से, तो ये तजवीज़ मियां नवाज शरीफ की जानिब से सामने आई है कि जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचे और वहाँ पर जब स्टे करेगा तो हालात का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा, और उसमें अगर बात नहीं बनती है तो फिर ये तजवीज़ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से दी गई है कि तमाम जमातों के अरकान जो अपने इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करवा देंगे, और उसके बाद जैसे ही हालात को देखते हैं तो उसके मुताबिक इस्तीफ़े जो है वो स्पीकर को पेश कर दिए जाएंगे। तो ये वो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर बातचीत इस वक्त की जा रही है। जनरल डिस्कशन जो है वो हो रही है, मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रही है, और ये फैसला किया गया है तो असेंबली के मेंबर ही नहीं, वो कैसे इस्तीफा जमा करवाएंगे स्पीकर के पास? अब चूँकि 13 दिसंबर का लाहौर में जलसा, और ये इतलात आ रही है कि लाहौर जलसागाह को जो है वो पानी से भर दिया गया है, तो उसके बाद अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो सड़क के ऊपर ये मेला लगाएगी और ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, या किसी और मुकाम पर भी जलसा लाहौर में किया जा सकता है? तो वो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है उस हवाले से जो है ये बातचीत की जा रही है। लेकिन सबसे अहम मामला है कि पाकिस्तान मिसाके पाकिस्तान, जिसके ऊपर तमाम जमातों की जानिब से इत्तफाक राय किया गया है कि अपोजिशन जमातें जिसमें एतमाद साजी की फिजा को हमवार इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे, इसी पर तज्जिया हासिल करते हैं। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, अब चूँकि बात इस्तीफ़ों तक पहुँची है, तमाम जमातें इस्तीफ़े पहले मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करवाएंगे, फिर मौका देखते हुए फजलुर रहमान साहब ये इस्तीफ़े स्पीकर को जमा करवाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान तो असेंबली के मेंबर ही नहीं, वो कैसे इस्तीफ़े जमा करवाएंगे स्पीकर के पास? इस्तीफे कोई भी जमा करवा सकता है, किसी मैसेंजर्स के जरिए भी इस्तीफा भिजवाया जा सकता है, डाक के जरिए भी भिजवाया जा सकता है। अलबत्ता जब पीटीआई के इस्तीफे आए थे या एमकेएम के इस्तीफे आए थे तो उसके बाद एक प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है, और उसकी सपोर्ट में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी है कि तमाम लोगों को इंडिविजुअली बुला के उनसे इस्तीफों की तस्दीक करवाई जाती है, और उसके बाद इस्तीफे की मंजूरी या नामंजूरी का फैसला जो है वो किया जाता है। लेकिन इसमें कोई अमर माने नहीं है कि अगर कोई ऐसा शख्स जमा करवाए जो कि मेंबर नहीं है। अलबत्ता देखना ये होगा कि क्या ये माज एक धमकी है या इस्तीफे वाकई जो है वो दिए जाएंगे, और क्या ये इस्तीफे जो है सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक हैं, क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करवाए जा रहे हैं तो ये फिर कौमी असम्बली ही की हद तक होंगे, और अगर सूबाई असम्बलियों से ये मुस्ताफी होते हैं तो क्या ये दस्तखश हो रहे हैं इस बात से, क्योंकि अगर सिंध असम्बली से मुस्ताफी होते हैं और सिंध असम्बली खत्म हो जाती है तो उसका तो इलेक्शन ही पोस्टपोन हो जाएगा, और जो उनको तवक्को होती है अपने मेंबर्स को मुंतखब करवाने की वहाँ से बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी वालों को, वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से अगर पंजाब असम्बली से मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्ताफी हो जाती है तो फिर जो बाकी अरकान हैं उन पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज होगा, और वो फिर सारी की सारी सीटें तवक्को है कि पीटीआई और उनकी ताज़ी जमातें जो हैं उनके पास चली जाएंगी। तो ये बड़ी पेचीदा सी सूरत हाल है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये महज एक धमकी है या एक कहीं पे कोई ऐसी चीज जो है वो डेवलप हो रही है जी कि वाकईतन इसको एक बहरान समझा जाएगा। अलबत्ता ये आने वाले दिनों में देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आने वाले दिनों में देखेंगे कि सूरत हाल किस जानिब जाती है। अदनान आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बता दीजिएगा अदनान साहब कि अब इस्तीफ़ों का मामला अगर उठ रहा है और अगर वफाक से इस्तीफ़े दिए जाते हैं अपोजिशन की जानिब से, तो क्या ये मामला सूबाई हदूद तक भी आ सकता है? और क्या अगर सूबों से इस्तीफ़ा देने की बात होती है तो क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी रजामंद होगी सिंध हुकूमत से इस्तीफ़े देने पर?
देखिए, बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि सिंध में उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत है और अगर सेनेट के इलेक्शन मार्च में होते हैं तो उनको अच्छी खासी तादाद में सीटें मिलेंगी। जी। तो वो एक ऐसी शॉर्ट चीज को कैसे छोड़ सकते हैं जिसमें उनको बिल्कुल यकीन है कि उनको फायदा होने जा रहा है। और अगर उन नए इलेक्शन होते भी हैं तो पीपल्स पार्टी तो इस पोजीशन में नहीं है कि विफाक में हुकूमत बना सके। पंजाब में उसको मालूम है कि उसके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी उसको। तो ये पीपल्स पार्टी ने वक्ती तौर पे हो सकता है टैक्टिकल अप्रोच बनाई हो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, कि हो सकता है कि प्रेशर इतना बढ़ जाए कि हुकूमत उसके लिए कोई रियायत उसको रिलीफ दे दे उसको केसेस में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है हतमी तौर पर इस फैसले के साथ जा सकती है। और ये खतरा भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर ये ज़िमनी इलेक्शन की तरफ हुकूमत जो है डिटरमिन्ड है कि वो ज़िमनी इलेक्शन करा दे, तो उस सूरत में तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को ही बहुत नुकसान होगा और जो इनके अरकान हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इस्तीफे दें, क्योंकि इलेक्शन बहुत महंगा हो गया है। 20-25 करोड़ रुपए कम से कम खर्च होते हैं एक इलेक्शन के ऊपर। तो इनके अरकान क्या वाकई मान जाएंगे इस्तीफा देने के लिए? तो मुझे ये लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा है और इसमें हकीकत जरा कम है। ठीक है, यानी कि आपका ये कहना है कि ये टैक्टिकल अप्रोच हो सकती है ऑपोजिशन की हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए। अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब आप साथ थे, आप दोनों का शुक्रिया। लाहौर जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई है। मुकदमे और गिरफ्तारियां कोई मायने नहीं रखती। मरियम नवाज कहती हैं कि पीडीएम इजलास में इस्तीफों समेत तमाम ऑप्शंस जेर गौर हैं। पीडीएम इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होते हुए मरियम नवाज ने कहा, कभी सुना है एक जलसे पर 3000 FIRs काटी गई हो? जिस तरह लोग बेरोजगारी से, लाकानूनियत से तंग आए हुए हैं, इस हुकूमत की नाअहली से, नालायकी से तंग आए हुए हैं, वो लोग पीडीएम में और नवाज शरीफ में अपनी निजात देख रहे हैं। इस हुकूमत की जान निकली हुई है लाहौर के जलसे से। मुल्तान के जलसे में भी इन्होंने यही किया था, गुजरांवाला के जलसों में भी इन्होंने यही किया था। कभी आपने सुना है कि एक जलसे में 3,000 2200 FIR कटी हो? इतनी FIR काटी है कि FIR का खौफ ही नहीं है। ये हुकूमत अब खुद जाने वाली है तो इसकी FIR कोई कहीं स्टैंड नहीं करती। पीडीएम में सारे ऑप्शन जेरे गौर हैं और कुछ चीज़ों पे काफ़ी डिस्कशंस हो चुकी हैं। नतीजा मेरे ख्याल है सामने आने के करीब है। आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। ये आवाम की रिलीफ की तहरीक है, ये उनको मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। मरियम नवाज हो या कोई और हो, इंशाअल्लाह ताला अब ये तहरीक ख़त्म नहीं हो सकती। ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के दम देगी। और ऐसी सूरत हाल में कोरोना फैल सकता है। जियाले रहनुमा एतजाज एहसन ने पीटीएम को लाहौर जलसा मुलतवी करने का मशवरा दे दिया। समा से बात करते हुए कहा, हुकूमतें जलसे जुलूस से नहीं जाती, तीसरी ताकत उन्हें गिराती है। मरियम नवाज सियासत को तसादुम की जानिब ले जा रही हैं, लेकिन मंसूबा कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। एतजाज एहसन ने अपोजिशन जमातों के इस्तीफों की भी मुखालिफत कर दी। कहा, इस्तीफे का एटम बम चलाने का फैसला नून लीग अकेले कैसे कर सकती है? मरियम नवाज तो नवाज शरीफ से भी 2 कदम आगे निकल गई। अगर उन्हें मौका मिला तो बाहर चली जाएंगी। अपोजिशन जमातों को सोचना चाहिए, नवाज शरीफ के बयानिए में पीडीएम का मफाद नहीं। मेरी जाती राय तो ये है कि इसको मुलतवी करना चाहिए, ये सारी रैलीज को और जलसे को, क्योंकि कोरोना का बहुत खतरा है। मेरा क्या कसूर है अगर इनके जलसे की वजह से मुझे कोरोना हो जाए या आपको कोरोना हो जाए? तो ये जानों से खेल रहे हैं। इसको मुलतवी कर देना चाहिए। मरियम तो इसको बिल्कुल तसादुम की तरफ लेके जा रही है, पर जलसों से और जलूसों से सिर्फ हुकूमत खत्म नहीं होती। हुकूमत खत्म होने के लिए पीछे से जो तीसरी ताकत है वो ही आके करती है, अगर करे तो। और ये तो इन्होंने उनके साथ भी बराह रास्त माथा लगाया हुआ है कि 2 जो हैं जिनके नाम वो लेते हैं वो भी इस्तीफा दे और वजीर आजम भी इस्तीफा दे। कामयाब नहीं होता इस वजह से कोई इनका जो मंसूबा है। जिस पार्टी की को ज्यादा शौक है इस्तीफे देने का दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए इस पे। मेरी राय तो नहीं है, जाती राय के पीपल्स पार्टी को इस्तीफों की हद तक जाना चाहिए। इस किस्म का ऐलान तो जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा एक एटम बम होगा, ये एटम बम चलाने का फैसला अकेली मरियम बीबी किस तरह कर सकती है? बाहर तो जाना चाहेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर उनको बाहर जाने दिया जाए तो क्यों नहीं जाएंगी?
ये तो उनका के लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी कि नवाज शरीफ भी वहाँ चले गए, मरियम भी चली जाए, तो बहुत बड़ी रिलीफ है। सवाल शहबाज शरीफ का है, उसका क्या बनेगा। वो इस वक्त सारा नैरेटिव बता रही हैं, सारा बयानियां बना रही हैं और एक गरज चमक के उन्होंने ये काम किया है। और जो अपना उनके चचा साहब हैं और कजन हैं वो भी एक साइड पे रह गए हैं। और मेरा ख्याल है इसको तो नवाज शरीफ से भी 2 कदम आगे है। जहाँ तक मरीम नवाज शरीफ का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ वो कमाल मूव्स कर गई है और किला लाहौर उसने फतह कर लिया है और यहाँ सबसे आगे निकल गई है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को PMLN को PMNL कर दिया है, यानी पाकिस्तान मरियम नवाज लीग कर दिया है। और इस सर्दी में बड़े बड़े जुलूस और रैलीज कर रही हैं, पर इसमें क्या PDM का सारे का और सारे के भी मुफादात इस बयानिए में है कि नहीं, ये PDM को सोचना पड़ेगा। वो कहती हैं 8, वो सुनती हैं 13। आर्या पार की बात करने वाले 8 और 13 में उलझ कर रह गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अपनी पार्टी लीडर के कहे से मुकर गई। ये 8 और 13 की कहानी है क्या, आपको दिखाते हैं। बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कभी नहीं कहा कि 8 तारीख को आर या पार हो। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। उन्होंने कहा 13 दिसंबर को। 8 तारीख को 13 दिसंबर को 8 तारीख को मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिम्मेदार पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या हुआ? उन्होंने कभी नहीं कहा कि 8 तारीख को। 8 तारीख को एक सेकंड। उन्होंने कभी नहीं कहा कि 8 तारीख को। 8 तारीख को एक सेकंड। उन्होंने कहा 13 दिसंबर को। 8 तारीख को बात तो सुनो। उन्होंने कहा 13 दिसंबर को। 8 तारीख को क्या हुआ? जिम्मेदार पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब या आर या पार इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। गलती से टच हो जाने पर टच मी नॉट का फार्मूला नहीं लगना चाहिए। मामले खुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक का आह्वान। गुज़श्ता रोज़ नून लीगी कारकुन की पिटाई पर मरियम नवाज पर गुस्सा हो गईं। कहने लगीं कि लोग जलसों में लीडर की मोहब्बत में आते हैं, गलती से हाथ लग जाने पर राजकुमारी को टच मी नॉट का फार्मूला नहीं लगाना चाहिए। टच मी नॉट, हम अनटचेबल हैं। टच मी नॉट, हम अनटचेबल हैं। हाथ लगाने पे टच मी नॉट का जो एक फलसफा था वो मुतारफ कराया गया। ना इनको कानून टच कर सकता है, ना इनको आइन टच कर सकता है, ना इनको किसी जगह कोई इंसान टच कर सकता है। गलती से अगर किसी को हाथ लग गया है या बाजू लग गया है तो वो राजकुमारी की तौहीन नहीं समझना चाहिए उसमें। और जिस अंदाज से उसकी पिटाई हुई उससे ये मैसेज गया कि हम अनटचेबल हैं। लेकिन लाहौर में रैली निकालना महंगा पड़ गया। मरियम नवाज समेत 43 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकामी पटवारी की मुद्दत में दर्ज किया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 600 अफराद को इकट्ठा किया, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की, ट्रैफिक ब्लॉक करके शहरियों की आमदोरफ्त भी रोकी। मरियम नवाज के खिलाफ 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना शाहदरा में मुकदमा मुकामी पटवारी की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी, डॉक्टर असद अशरफ, समीउल्लाह खान और मलिक रियाज समेत 43 अफराद को नामजद किया गया है।
लीगी कारकुनों के खिलाफ कॉर्नर मीटिंग्स और इज्तिमात करने पर 21 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 8 गुज़िश्ता रोज दर्ज किए गए। तमाम FIRs में कोरोना एक्ट, साउंड सिस्टम एक्ट और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल हैं। जहांगीर खान, समा, लाहौर। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। जज जवादुल हसन ने दौरान समाअत दिलचस्प रिमार्क्स दिए। बोले कि मेरे 80% केसेस आखिरी मराहिल में हैं, अगर टिक गया तो 2 माह में तमाम केसेस निमट जाएंगे। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ की अहलिया को पेश होने की 30 रोजा हतमी मोहलत मुकम्मल। नुसरत शहबाज की मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने नुसरत शहबाज की जायदाद का रिकॉर्ड भी नैब से मांग लिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वकला की सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से गवाहों पर जिरा न हो सकी। वकला की मसरूफियत पर जज जवादुल हसन ने कहा कि उनकी अदालत के 80% केसेस आखिरी स्टेज पर हैं। अगर वो टिक गए तो 2 माह में अदालत खाली कर देंगे। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर केस से मुतल्लिक बात करना चाही तो फाजिल जज ने उन्हें रोक दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 अदवार की तनख्वाहें और मरात 6 करोड़ रुपया बनती है, जो उन्होंने नहीं ली। जज जवादुल हसन ने कहा कि ये बयानात आप मरियम औरंगजेब के लिए छोड़ दें। फौजदारी केसेस में तमाम पत्ते शो नहीं करते। अदालत ने शहबाज शरीफ को फिजियोथेरेपिस्ट की सहूलत ना देने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट तलब करते हुए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और तमाम मुल्जिमान को 12 दिसंबर को तलब कर लिया। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मजीद खबरें और अपडेट्स इस ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आपको दें, ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी। बिलावल भुट्टो की जमात ने फैसला कर लिया। जराए के मुताबिक ऑपोजिशन अरकान सबसे पहले कौमी असम्बली, फिर पंजाब, फिर KP और आखिर में बलोचिस्तान असम्बली से इस्तीफे देंगे। इस फैसले की तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा, पहले कौमी असम्बली फिर सूबों से इस्तीफा दिए जाने पर गौर किया जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं है इस तजवीज़ से। देखिए, नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो गुफ्तगू हुई थी उसमें ये इत्तेफाक किया गया था कि जो असेंबलियां हैं उनसे इस्तीफा दिया जाएगा। जब आज इजलास हुआ तो उसमें नवाज शरीफ की जो तजवीज़ थी उससे तमाम जमायतों ने उनकी मौक़िफ़ की हिमायत की, लेकिन एक बात और हुई थी उन दिन गुफ्तगू में कि सिंध हुकूमत जो है वो अपोजिशन की तहरीक की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बाकी तीनों सूबों में PTI की और जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं, लेकिन सिंध हुकूमत क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद में अपोजिशन इत्तेहाद की एक हुकूमत है एक सूबे में, तो उन्हें हुकूमती जो सरकारी मामला हैं उनका पता लगता है। तो अब ये फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी। पहले मरहले में पंजाब कौमी असम्बली, फिर पंजाब, उसके बाद KP के, फिर बलोचिस्तान असम्बली से इस्तीफा दिए जाएंगे। जब वो इस्तीफे मंजूर होंगे तो उसके बाद सेनेट के जो सेनेटर्स हैं उनके इस्तीफाओं पर गौर किया जाएगा। सबसे जो आखिरी ऑप्शन होगा वो सिंध असेंबली का होगा, लेकिन जो आईनी रास्ता है वो सिंध हुकूमत इस तरह सिंध असेंबली नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर ये इस्तीफा दे भी देते हैं तो सिंध असेंबली तहलील करने का इख्तियार गवर्नर के पास है और सेनेट इलेक्शन ठीक है। पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत गिराने का ऐलान कर दिया। लाहौर में जलसे से खिताब में कसम खाकर कह दिया कि निज़ाम को नहीं चलने देंगे। मजीद कहा, सिलेक्टेड को चलता करने के लिए इस्तीफा देना बहुत थोड़ी कीमत है। मगरिब का वक्त है, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि इस निज़ाम को नहीं चलने देंगे। हम जो है हमें अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो ये बड़ी थोड़ी कीमत है इनसे जान छुड़ाने के लिए। उन असेंबली में बैठना जो है ना वो गुनाह है। हर MNA को पता लग गया है, PTI के MNA को पता लग गया है कि ये असेंबलियां चलने वालियां नहीं। कहते हैं कि यादगार पाकिस्तान में इसने पानी छोड़ दिया है हमारा जलसा रोकने के लिए। हाली जैसी इस्तीफे देने ने उन्होंने किस तरह रोके ला जाएगा।
हमारे 84-85 मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी और JUI के मेंबर मिला के 130 जो है मेंबर बनते हैं। चोर दरवाजे से आए हुए हुक्मरान जो है हमें काबिल कबूल नहीं है। इसको या इसके हवारियों को बदनामी का कोई फिक्र नहीं है। इनके जिम्मे ये लग रहे हैं, मैं उनको दरखास्त करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी है देखो जान छुड़ा लो, नहीं तो यार बड़ा लम्बा तान बदनाम करेगा। सरकारियों को भी इज्जत होती है, ये फ्रॉडी है, ये बनारसी ठग है। हमें सिलेक्टेड हुक्मरान मंजूर नहीं है। हम पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम की हुक्मरानी चाहते हैं। और ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपोजिशन इस्तीफ़ा देना चाहे तो दे दे, दोबारा इंतखाबात करा दिए जाएंगे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत NRO समेत हर इशू पर बात करने पर राज़ी है, लेकिन अपोजिशन सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहती है। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर ये बताएगा कि अपोजिशन के इस्तीफ़े के मामले पर भी रिएक्शन दिया है इमरान खान की जानिब से, और कुछ बैरूनी ताकतों का भी जिक्र किया उन्होंने अपनी गुफ्तगू में, जो कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। किस तरह दोनों चीज़ों को रिलेट करेंगे? देखें, कॉलम निगारों से मुलाकात की है और हुकूमत का जो नैरेटिव है वो उनके सामने रखा है, जिसमें PDM जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो अपोजिशन इस वक्त कर रही है उस पर आज तफसीली तौर पर बात हुई है। अपोजिशन ने जो इस्तीफों की बात की है उस पर आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि अपोजिशन ने अगर इस्तीफे दिए तो फौरी तौर पर इलेक्शन करा दूंगा। हो सकता है कुछ मुल्क अपोजिशन के पीछे हों। हमारी गलती थी कि IMS में जाने से ताखीर की। NRO पर भी आज उन्होंने बात की है कि ऑन टेबल में बात कर सकता हूँ, लेकिन NRO और करप्शन के अलावा हुकूमत अपोजिशन से हर बात करने को तैयार है। साथ साथ आज वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत किसी सूरत भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि अपोजिशन चाहती है इंतशार फैलाना, तसादुम चाहना। मैं किसी सूरत भी ऐसा नहीं करूँगा और ना ही होने दूंगा। सेनेट के बाद बल्दियाती इंतखाबात का भी इशारा दिया है वज़ीर आज़म ने। साथ साथ आज इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने उन नून लीग के 40 रहनुमाओं को भी पॉइंट आउट किया है जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि अपोजिशन ये सब कुछ मनसूबा बंदी के तहत कर रही है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो भी इक़दामात हैं वो इसी पे लगे हैं कि एक तो ये है कि वो छुटकारा उस चुंगल से आज़ाद कराया जाए इस मुल्क के में जो कि स्टेटस को या जो एक हुक्मरान तबके ने बनाया हुआ था अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, अपने कारोबार को दवाम देने के लिए। उनसे पाकिस्तान के अवाम को छुटकारा दिलाया जाए इन लोगों से। तो ये जो इन पे जो केसेस बने हुए हैं, एक दूसरे पे उन्होंने बनाए, एक दूसरे के खिलाफ ये काम करते रहे, एक दूसरे की पीठ में ये छुरा घूमते रहे। आज जो है तो वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो अदालत से भागा हुआ एक मुजरिम है, उनकी साहबजादी जो है तो वो हमें लेक्चर दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं। वो पीपल्स पार्टी वाले अच्छे खासे एक कम से कम एक सियासी सोच तो रखते थे। वो जो कायरा साहब हैं उनके, वो कहते हैं कि झंडे भी और डंडे भी। वो कहते हैं कि जी मरियम नवाज कहती हैं या मरियम सफदर कहती हैं कि जी आपके वो लोग जो कि आपको छोड़ेंगे उनके घरों का घेराव करेंगे, जो इस्तीफे नहीं देंगे उनके घरों का घेराव करेंगे। ये कोई तहजीब है, ये कोई कल्चर है, ये कोई तरीक़ाकार है, ये कोई जमहूरी तरीक़ाकार है? जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं मुल्क में जो हमारे फेवर में नहीं भी हैं, वो ये बताएं कि इस किस्म का बयानिया जो वो लेके चल रहे हैं जिसमें कि आप तशद्दुद पे मौलाना है, क्या किए उन्होंने पूरी सियासत में उन्होंने इस्लाम की क्या खिदमत की? कश्मीर कमेटी के वो पता नहीं 30 साल या कितने वो बने रहे। क्या कश्मीर कॉज को क्या किस तरह से उन्होंने उठाया? कश्मीर के मसले को तो हमने जिस सतह पे उठाया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस आलमी सतह पे उसकी एक बड़ी मुदल्लल और बड़ी इफेक्टिव किस्म की एक पॉलिसी इख्तियार की, वो हमें कभी भी नजर नहीं आई। आज कश्मीर का इशू दोबारा जिंदा हो गया है। आज इस्लामोफोबिया दोबारा उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाया और जिस मुदल्लल तरीके से उठाया, जो इस्लामी वो थी OIC
उसमें 57 मुल्क पहली दफा की जी इस्लामोफोबिया और कश्मीर के मसले पे जो रेजोल्यूशन था वो एंडोर्स किया। इंडिया को नहीं बुलाया गया, पिछली दफा बुलाया गया था, इस दफा हमारी कोशिशों से इंडिया को नहीं बुलाया गया। फिर इसी तरह यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में हमने वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन गैर जिम्मेदारी और बेहिसी का सबूत देते हुए नाटक रचा रही है। आगे बढ़ते हैं। वफात के बाद भी तनख्वाह, रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं डीएमसीज के 1100 मुलाजमीन जो इंतकाल कर गए या उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, उनकी तनख्वाहें जारी हैं। जो हमारे कमिशन के दोस्त हैं, इनको सिर्फ ये तनकीद करना होती है। ये वफाकी हुकूमत के साथ बैठते हैं, उनके खिलाफ भी तनकीद करेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हमारे खिलाफ तनकीद करेंगे, चूँकि खुद ये लोग काम करने के लिए नहीं करते। डीएमसी पे कंट्रोल था, किन किन प्राइवेट लोगों को ठेके दे दिए गए उसके। वो डीसी क्या कर रहा है, उसने चेक किया, उसने वेरीफाई किया कि तकरीबन कोई 1100 मुलाजमीन है डीएमसी के जो कि या तो इंतकाल कर चुके हैं या 60 साल से ऊपर उनकी उम्र गुजर गई है, लेकिन आज भी उनको तनख्वाह मिलती है। किसने किया? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की डीएमसी की हुकूमत थी। कौन कराची को चलाता था पिछले 35-40 साल, आप मुझे बताइए। किसके दौर के अंदर रोडों को कमर्शलाइज किया गया था? किसके दौर के अंदर पार्कों को चाइना कटिंग की गई थी? अगर किसी शख्स ने किसी ज़िले की आवाम के साथ ज़्यादती की है, उसके पार्कों पर कब्ज़ा करके, उसके पार्कों के ऊपर चाइना कटिंग करके, नालों के ऊपर चाइना कटिंग करके, रफ़ाई प्लॉट्स के ऊपर चाइना कटिंग करके, तो उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बहादुर अफसर कार्रवाई करने का फ़ैसला करता है और कार्रवाई कर रहा है, तो हमें तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपनी बातों से इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों को सपोर्ट करते हैं? कौन कराची को चलाता था पिछले 35-40 साल, आप मुझे बताइए। किसके दौर के अंदर रोडों को कमर्शलाइज किया गया था? उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके तो आप उसको कहते हैं तुम्हें जहाँ से आओ वहाँ भेज देंगे। ये कोई मुनासिब बात है? हम सब सिंधी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं। ये जो बार बार तफरीक की सियासत की जाती है ना, ये अनफॉर्चुनेट है। और मैं एक बार फिर इन लोगों से जो तफरीक की सियासत करते हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लोगों को प्लीज़ बांटे ना, लोगों को जोड़ने का वक्त है ताकि मिलकर हम अपने शहर को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को बेहतर बना सकें। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध में फौरी तौर पर बल्दियाती निज़ाम लाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई हुकूमत पर तनकीद करना भी ना भूले। कहा कि वफाक के साथ ऐलान करदा पैकेज के तहत जियाली सरकार ने अभी तक एक काम नहीं किया। लोकल बॉडी की मुद्दत को ख़त्म हुए वे अगस्त के महीने से दिसंबर में आ गए। हम डिमांड कर रहे हैं कि सिंध के बल्दियाती निज़ाम को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सिंध गवर्नमेंट में कोई काम नहीं किया। आज की तारीख में बता दें, जो उनके पैकेज में अनाउंस किया है उसमें उन सड़कों तक के नाम अभी तक अनाउंस नहीं किए जो वो उस पैकेज के तहत बना रहे हैं। बजट में कहा कि रेड लाइन हम शुरू कर देंगे किस महीने में? सितंबर में। आज कहाँ खड़े हैं? दिसंबर में। मलीर एक्सप्रेसवे 14 अगस्त को संगे बुनियाद रखी जा रही थी। आज कहाँ खड़े हो? बन गई। K4 का मंसूबा 2006 में शुरू हुआ था, तुमसे 12 साल में मंसूबा बना क्यों नहीं? S3 का मंसूबा 2004 का मंसूबा है, 16 साल गुजर गए। सिंध के किसी शहर के अंदर सीवरेज ट्रीट नहीं होती। तुम्हें लोगों की कहाँ परवाह है? बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। कराची की आवाज़ उठाने वाले मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली दुबई में इंतकाल कर गए। सिराज कासिम तेली बेटे की मंगनी के लिए दुबई गए थे। नमूनिया की वजह से शदीद बीमार हुए, 2 रोज से वेंटिलेटर पर थे। ताजिर बिरादरी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए उनकी वफात को बड़ा नुकसान करार दिया है। तुम पता नहीं मुझे जानते हो कि नहीं, लॉलीपॉप मुझे कोई नहीं देता। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो भुगतेगा। बिल्कुल सीधी बात। कौन नहीं जानता था सिराज कासिम तेली को। उनका नाम तो ताकतवर हलकों में भी सुना जाता था क्योंकि वो कमजोरों की आवाज थे। बहुतों ने गलत को गलत कहना सिराज कासिम तेली से ही सीखा। हम तो ये चाहते हैं कि भाई कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। NDMA को और FWO को
फौज की निगरानी में आउटसोर्स कर दे। सिराज की आवाज थी ही ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया। टैक्स देने वालों पर बोझ को सिराज कासिम तेली ने अपने आप पर बोझ समझा। जो टैक्स दे रहे हैं रोज परेशान है, रोज डंडा आता है, रोज चोर आते हैं, रोज पैसे खाने वाले आते हैं, रोज हमारे से और टैक्स बढ़ाते रहते हैं उनके ऊपर। तो पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात क्या है, टैक्स डेट में ही ना हो। सिराज कासिम तेली ने आवाम की फलाह और बिजनेस कम्युनिटी की सहूलत के लिए हर मौके पर आवाज उठाई, जो अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। मुफ्ती हजरत मौलाना ज़र वली खान सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। जामिया एहसनुल उलूम के बानी की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद शरीक हुए। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। ऐसे शख्सियत हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। दीन की तबलीग करने वाली शमा बुझी तो हज़ारों दिल बुझ गए। मुफ्ती हजरत मौलाना ज़र वली खान की नमाज जनाजा में गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 की सड़कें और गलियां भर गईं। जिधर निगाह गई सर ही सर नजर आए। अजीम रहबर की वफात पर मौलाना ज़र वली खान के रुफ़क़ा और तलबा अफसुरदा नजर आए। उलमा की मौत जो है आलम की मौत है, पूरी उम्मत महरूम हो रही है अल्लाह ताला के अजीम रहमत से। इनका खला तो पुर नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि अब पूरी उम्मत को अब जागना होगा और दीन की बुनियाद पे खड़ा होना होगा। शुरका का कहना था कि मुफ्ती हजरत मौलाना ज़र वली खान का खला शायद ही कभी पुर हो सके। ज़र वली साहब पूरे आलम इस्लाम के लिए एक बरकत थे, उनके जाने के बाद ये खला पुर होना बड़ा मुश्किल है। मुफ्ती ज़र वली की नमाज जनाजा उनके बेटे मौलाना अनवर शाह ने पढ़ाई। ज़र वली 1953 को पेशावर के ज़िला सवाबी में पैदा हुए। पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस से जुड़े रहे। कुछ बात करते हैं फैसलाबाद में जुल्म का निशाना बनने वाली कमसिन मुलाजमा की, जिसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है। अदालत ने तशद्दुद के मुकदमे में नामजद राना मुनीर, उनकी बेटी और दामाद की 14 दिसंबर तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। तशद्दुद का शिकार बनने वाली सदफ फैसलाबाद की सेशन कोर्ट में पेश। एडिशनल एंड सेशन जज ने 11 साला बच्ची को 7 रोज के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया। टीम सदफ को साथ ले जाने लगी तो उसकी मां ने भेजने से इनकार कर दिया। हमें कहा गया है कि मेडिकल रिकॉर्ड सबमिट कराया जाए और ऑर्डर में लिखा गया है कि सदफ और उसकी फैमिली पे पावरफुल फैमिली का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया। बच्ची पर तशद्दुद के मुकदमे में राना मुनीर के दामाद और बेटी को नामजद किया गया तो उन्होंने अदालत से 14 दिसंबर तक कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत करवा ली। उनकी सारी फैमिली को लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हरासा कर रही हैं, बार बार रेड कर रही हैं। कतन ऐसा नहीं है कि आप पूरे खानदान को हरासा करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अदालत से राना मुनीर के नवासे को भी तहवील में देने की इस्तदा की है। कैमरामैन हाफिज उवैस और कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। जिक्र मौसम का, मुल्क के बालाई इलाके बारिश और बर्फबारी के बायस शदीद सर्दी की लपेट में हैं। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। बारिश का सिलसिला मजीद 1 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। आजाद कश्मीर में हरे भरे दरख्तों पर बर्फ के गालों ने वादी का हुस्न बढ़ा दिया। वादी नीलम, वादी लीपा, उट मकाम और गिरदो नवाह में दूर दूर तक सफेदी छा गई। एबटाबाद, गलियात, अयूबिया और छांगला गली में हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। मानसेहरा और हजारा डिवीजन के मैदानी इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। सयाहती मकामात नारान, कागान और शोगरान में हल्की बर्फबारी से दर्जे हरारत मजीद कम हो गया। उधर पंजाब में मौसम सरमा की बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। अटक में वक्फे वक्फे से बादल बरसे तो मौसम बदल गया। जहलम, मियांवाली और मंडी बहाउद्दीन में भी बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई की है। तो सवात में बर्फबारी के बाद शहरियों ने चटपटे खानों का रुख कर लिया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ तो सयाहों और मुकामी अफराद ने गर्मा गर्म चपली कबाब खाने के लिए होटलों का रुख कर लिया। बड़ी गोश्त में प्याज, टमाटर और मुख्तलिफ मसालों से तैयार स्पेशल चपली कबाब सबकी पसंद बन गया। सर्दी में लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं,
जिस्म गर्म हो जाता है। सर्दियों में कबाब हम इसलिए खाते हैं कि ये गर्म भी होता है, लजीज भी होता है, ताकतवर भी होता है, हम बहुत शौक से खाते हैं। हसीन मौसम में खरीदारों का रश बढ़ा तो मुकामी दुकानदार भी खुश नजर आए। जब मौसम सर्द होता है फिर लोग और भी ज़्यादा डिमांड रखते हैं और पसंद करते हैं इसको। बाहर से जो मेहमान आते हैं पंजाब वगैरह से वो भी पसंद करते हैं, यानी उस स्वादों को पसंद करते हैं। हम इधर खाते भी और ले भी जाते हैं साथ में। 10 से 12 मसालों से तैयार छोटे कबाब की कीमत 70 रुपए, जबकि बड़े कबाब की कीमत 140 रुपए है। यह मौसम में लज्जत और जायके से भरपूर चपली कबाब की मांग भी बढ़ गई। गर्मा गर्म कबाब खाएं और जिस्म को हरारत पहुंचाएं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ से छाबुद्दीन समा स्वाद। और लाहौर में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद डॉल्फिन फोर्स के कांस्टेबल मोहसिन की पहली बरसी पर साथी ने मुनफरिद अंदाज में खराज अकीदत पेश किया है। जाम पी के तुम रसूल